आवाम का रिस्पांस इस तरह का है, जनता दल सेक्युलर को अपने बलबूते पर हुकूमत में आने से नहीं रोक सकता। जहां जा रहे हैं बेहतरीन रिसेप्शन हो रहा है। खुशी की बात यह है कि हमारी ही एक ऐसी वाहिद पार्टी है जहां पर एक मुसलमान के सीएम बनने की पॉसिबिलिटी पर बहस भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है। हम समाज के तमाम तबकात का, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो या कास्ट का हो, उनके पॉलिटिकल और सोशल एम्पावरमेंट के लिए हम काम करते आए हैं। टैलेंट को, एबिलिटी को जो है ना प्रमोट करते आए हैं संगठन में भी। फिरोज खान साहब को जी, एक नौजवान हरकियाती बंदा, काफी पोटेंशियल जिसमें है, उनको जो है ना डिस्ट्रिक्ट का यूथ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। तो यहाँ से फीडबैक उस तरह का गया और ये प्रमोट करते हैं टैलेंट को। तो अभी जो है ना फिरोज खान साहब को जो है ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ विंग का अपॉइंट किया गया, जिसकी मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ और इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि वो पार्टी को युवाओं के बीच में और ज्यादा मजबूत करेंगे। बीदर इतना बैकवर्ड है कि यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बिहार से भी कम है, बिहार से भी, जो बहुत ही जो है ना अपना कमजोर रियासत है फाइनेंशियल जी। नमस्कार, आदाब। आज हमारे साथ जेडीएस के स्पोक पर्सन प्रवक्ता मोहम्मद असदुद्दीन है। वेलकम सर। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट से आपको जो है कि इतने बड़े पोस्ट में है, आप जनता दल के स्पोक पर्सन है, स्टेट स्पोक पर्सन है। इससे पहले मुलाकात हुई तो सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में हुई थी और आज जो है वी आर सिटिंग टुगेदर एज ए स्पोक पर्सन, यू आर हियर। सर, सबसे पहले तो ये जानना है कि जनता दल ने जो है सबसे पहले पूरे स्टेट में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2023 के लिए सबसे पहले लिस्ट जारी की है। उसकी खास कोई ऐसी वजह है कि इतना जल्दी टाइम से पहले? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया केपी न्यूज चैनल का और आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। जहां तक हमारी कैंडिडेट्स की फर्स्ट लिस्ट की बात है, दरअसल हमारा एक मिशन है, एक ऑब्जेक्टिव है और उस मिशन का नाम है मिशन 123। 123 एमएलए हम जिताना चाहते हैं, अपने बलबूते पर सरकार बनाना चाहते हैं ताकि उसकी बुनियाद पर हम अपने वादों को पूरा कर सकें, किसी तरह की बाधाएं ना हो। और हमारा जो पंचरत्न का प्रोग्राम है, हम टोटली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है ना हम काफी जमाने से, काफी अरसा पहले से तैयारियां कर रहे थे और जब तकरीबन 100 की लिस्ट, 100 कैंडिडेट्स हमने फाइनलाइज कर लिए। जैसे आप जानते हैं ये बहुत ही एलैबोरेट एक्सरसाइज होती है कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, तो उस प्रोसेस काफी दिनों से चालू था। अब चूंकि 123 हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हम ये चाहते थे कि हमारे जो कैंडिडेट्स हों इनको एम्पल टाइम मिल जाए, ये अभी से तैयारी करें, आवाम से कनेक्ट हो, हमारे पंचरत्न कार्यक्रम को आवाम तक पहुंचाएं। तो इस हिसाब से हमने तैयारी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 93 की लिस्ट रिलीज हो चुकी है कल। उसमें माइनॉरिटी कितनी है सर? पांच है माइनॉरिटी। तो 3 तो मैं समझ, 2 तो शायद बीदर जिले से ही है जी, सीएम फैज और यसरफ अली खादरी जी, और एक और बाकी के कहां से? बेंगलुरु में हेब्बाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे साबिक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू दिल्ली ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सैयद मोहित अल्ताफ साहब, वो एक कैंडिडेट हैं हेब्बाड़ से। दावणगेरे से जो है ना हमारे जे अमानुल्लाह साहब हैं और 5वें जो कैंडिडेट हैं वो अपना बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में खानापुर से जनाब नासिर बागवान साहब। इस तरह 5 कैंडिडेट्स हैं। सब पार्टी में ये जो पंचरत्न यात्रा निकाली गई, इसका इम्पैक्ट पड़ा है पार्टी? इसका रेस्पॉन्स कैसा रहा? रेस्पॉन्स ह्यूज है, बेहतरीन रेस्पॉन्स मिल रहा है। शुरुआत जो है ना कुमार स्वामी साहब ने मुरबागिल से की और उसके बाद ये कंटिन्यू जो है ना अपनी यात्रा चालू है। आवाम का रेस्पॉन्स इस तरह का है कि कोई जनता दल सेक्युलर को अपने बलबूते पर हुकूमत में आने से नहीं रोक सकता। जहां जा रहे हैं बेहतरीन रिसेप्शन हो रहा है। पंचरत्न का जो हमारा जो प्लान है, जो प्रोग्राम है, उसको आवाम जो है ना बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ह्यूजली सक्सेसफुल जो है ना हमारी यात्रा रह रही है। सर, अभी क्योंकि पिछले दिनों कुमार स्वामी जी का एक स्टेटमेंट था कि वो जो है किसी माइनॉरिटी को भी सीएम बनाने से पीछे नहीं हटेंगे, माइनॉरिटी को प्रमोट करेंगे, सीएम बनाएंगे अगर अपने बलबूते पे गवर्नमेंट बनती है, जनता दल अगर अपने बलबूते पे गवर्नमेंट बनाती है। तो सवाल ये है कि ऐसा भी तो बयान दिया जा सकता है कि अगर वो कोalition गवर्नमेंट भी बनती है तो भी बनाएंगे बोल के। नहीं, देखिए, कोalition गवर्नमेंट में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हमारी अपनी मुकम्मल आजादियां नहीं होती, उनके इंटरेस्ट को और उनके जो है ना अपने सजेशंस को भी जो है ना अपना
मद्देनजर रखा जाना पड़ता है, मजबूरियां होती हैं, कुछ कोalition की मजबूरियां होती हैं। उस वक्त हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि किसे बनाएंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर हम अपने बलबूते पर हुकूमत में आते हैं तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी खुल जाती है, ओपन अप हो जाती है। एक मुस्लिम बन सकता है, एक दलित बन सकता है, एक वकलीगा बन सकता है, एक लिंगायत बन सकता है, कोई भी बन सकता है। खुशी की बात यह है कि हमारी ये एक ऐसी वाहिद पार्टी है जहां पर एक मुसलमान के सीएम बनने की पॉसिबिलिटी पर बहस भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है। वरना आज जिस तरह का माहौल यहाँ पर पैदा कर दिया गया है, इस माहौल में मुसलमानों का नाम या मुसलमानों के बारे में कोई बात करना ही एक जुर्म की तरह से हो गया है। लेकिन हमारी पार्टी के पास ये जो है ना अपना ये तमाम बातें करने के लिए हिम्मत रखते हैं हम लोग, और जब हम अपने बलबूते पर हुकूमत बनाएंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, कोई भी बन सकता है, मुसलमान भी बन सकता है। आजकल एक ट्रेंड भी ये चल रहा है कि कोई भी जुमला बोल दो जी। तो आपको लगता है कि क्या ये स्टेटमेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं था कुमार स्वामी जी का कि ये पॉलिटिकल और चुनाव स्टेटमेंट था? हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें, हम समाज के तमाम तबकात का, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो या कास्ट का हो, उनके पॉलिटिकल और सोशल एम्पावरमेंट के लिए हम काम करते आए हैं। रिजर्वेशंस जो हम लोगों ने दिए वो आज तमाम सारी दुनिया जानती है। तो हम तमाम कम्युनिटीज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में विश्वास रखते हैं, और इसीलिए एक पॉसिबिलिटी के बारे में भी हमने बात की कि मुसलमान भी बन सकता है हमारे पास में। किसी तरह का सियासी मफाद इसमें कार फरमा बिल्कुल नहीं था। सर, माइनॉरिटी जनता दल की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो, या जनता दल को क्यों आगे लाएं, या जनता दल को जिताए, या जनता दल को सपोर्ट करें? उसकी कोई खास ऐसा रीजन बता सकते कि माइनॉरिटी सपोर्ट में क्यों है? देखिए, मैं ये बहुत ही ब्रीफ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी जो है ना रोशनी डालूंगा कि मुसलमान या दीगर माइनॉरिटीज जेडीएस पर क्यों भरोसा करें। तो सबसे पहली चीज कि जेडीएस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसने कभी भी कोई भी एक भी एंटी माइनॉरिटी किसी तरह का काम नहीं किया है। लेकिन सर, आपको रोकते हुए बताता हूँ, कुछ बिल्स के वक्त जैसे एंटी स्लॉटर बिल था और हिजाब के मामले में, तब जनता दल फ्रंट पे नहीं आई, खामोशी अख्तियार की। इवन असेंबली से भी लोग वॉकआउट कर गए या प्रेजेंट नहीं रहे। देखिए, हिजाब का मामले में शायद आपके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं है। हिजाब के मामले में द सो कॉल्ड सेक्युलर, मुसलमानों की सो कॉल्ड सेल्फ डिक्लेयर्ड मसाया, कांग्रेस मुकम्मल तौर पर खामोश थी जी। बल्कि उनको उनके जो है ना स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से एक ऑर्डर भी इशू हो गया था कि मुस्लिम एमएलए भी इस पर बात ना करें, और मुस्लिम एमएलए ने, अफसोस की बात है, ओबीडियंटली इस ऑर्डर को फॉलो किया। वो तो कोर्ट में जाने के बाद हुआ मामला, जब कोर्ट में चला गया तो खामोशी अख्तियार करने की बात की गई। मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप एक स्पोक पर्सन से जनता दल के, कि जब असेंबली में बहस हो रही थी जी रिलीजन बिल पे और हमारे एनिमल स्लॉटर पे, तो उस वक्त क्यों प्रेजेंट नहीं रहे उस वक्त एमएलए जनता दल के? देखिए, हिजाब का मामला जो आपने पहले जिक्र किया, हिजाब के मामले में सिर्फ एचडी कुमार स्वामी ही वाहिद एक ऐसी शख्सियत थी जो हर अवेलेबल प्लेटफॉर्म से जी अपना स्टैंड रख रहे थे पार्टी का। और उस वक्त में हमारा स्ट्रेस यही था कि हिजाब या फिर कोई और यूनिफॉर्म उतना कंपलसरी नहीं है। अहमियत इस बात की है कि माइनॉरिटीज की लड़कियों को एजुकेशन से दूर करने के एक मौके के तौर पर हिजाब के इश्यू को इस्तेमाल न किया जाए। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। और दूसरी चीज, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिस वक्त यहां पर झटका और हलाल कट वगैरह की बातें हो रही थी, एक नॉन इश्यू, उसको जब जो है ना उछाला जा रहा था, उस वक्त में भी हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। मंदिरों के आसपास मुसलमानों को कारोबार न करने की इजाजत देने का जब बात चल रही थी, उस वक्त में भी ये कुमार स्वामी ही थे जिन्होंने सख्ती से इसकी मुखालिफत की थी। इससे हटकर आप ये देख लीजिए, अगर माइनॉरिटीज, ये देखें, अगर एक भी एंटी माइनॉरिटी काम हमारे पीरियड में अगर हुआ है तो उसके बाद साथ ना दें। लेकिन कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि ये एंटी माइनॉरिटी काम फुला पीरियड में, कुमार स्वामी के पीरियड में, देवेगौड़ा के पीरियड में हुआ हो। एक भी ऐसी एग्जांपल नहीं है। कांग्रेस की ऐसी हजारों एग्जांपल्स हैं। इससे हटकर मैं आपको एक और चीज बता सकता हूं कि माइनॉरिटीज को सोचने की जरूरत है कि कुमार स्वामी अकेले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक ऐसे समाज के निर्माण करने की कोशिश की जब वो चीफ मिनिस्टर थे कि जहां पर शराब की लत से पाक मुआशरा बने, समाज बने। इन्होंने जो है ना अपना शराब पर जो है ना पाबंदी लगाई, जुए पर पाबंदी लगाई। ये इस तरह का एक आइडियल मुआशरा, आइडियल समाज किस आइडियोलॉजी के नजदीक है और कौन सा बंदा इस आइडियोलॉजी के करीब है, जाने या अनजाने में? तो पब्लिक इसीलिए सपोर्ट करे कि
क्योंकि आइडियोलॉजी के ऊपर जी ये आपका जो मुद्दा है कि वो आइडियोलॉजी पे जी जो है पब्लिक आपके सपोर्ट में है। जी हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ पे जनता दल का एक स्ट्रांग पोजीशन थी इसी जमाने में मेराजुद्दीन पटेल साहब के जमाने में, अब उनके बाद वो पोजीशन पे नहीं रही जनता दल, नियर अबाउट वहां पे नो के बराबर रही, क्योंकि उसके बाद कभी भी जनता दल का जो है वहां पे कोई खास ऐसा ये नहीं रहा, परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो अचानक से वहां पे जो है आपके स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम साहब के बेटे सीएम फैज को उतारने का खास वजह क्या हो सकती है इसकी? क्या लोकल में कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे या ऐसा कोई केपेबल कैंडिडेट नहीं था पार्टी में लोकल से? देखिए, ये बोलना गलत है कि मेराजुद्दीन पटेल के बाद जनता दल की वो पोजीशन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, बिल्कुल गलत है। क्योंकि उसके बाद इलेक्शन में हमने, हमारे कैंडिडेट ने एक इलेक्शन में 43,000 वोट्स पोल किए हैं जी, दूसरे में 32-33 हजार के करीब। तो ये वजूद, हमारा वहां पे वजूद अभी बरकरार है, ये इस बात का सबूत है। वहां पे हमारी संगठन भी मजबूत है। अब जहां तक वहां के कैंडिडेट का सवाल है, सीएम फैज साहब को एज ए जो है ना कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाने का, देखिए बहुत सारे जो है ना पैरामीटर्स होते हैं। हमारा है मिशन 123, विनेबिलिटी मेन क्राइटेरिया है, और इसके साथ साथ एक एजुकेटेड कैंडिडेट है, एक एजुकेटेड बंदा है, और काफी ज्यादा सपोर्ट एक सीएम इब्राहिम के बेटे होने के नाते काफी ज्यादा जो है ना वहां पे अपना उसमें हेल्प होगी उनके जो है ना अपना जीत में। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लोकल भी बहुत सारे काबिल लोग मौजूद थे जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली टिकट एक ही को मिलता है। तो अब हमारी हाईकमांड ने फैसला किया, कई पैरामीटर्स पे गौर किया, कई फैक्टर्स पे गौर किया, उनको कंसिडर करते हुए कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, और जो एक मजबूत कैंडिडेट है। सब तो फिर अभी बात करते हैं बीदर साउथ की। जी, बीदर साउथ में बंडप्पा जी एमएलए हैं, प्रेजेंट एमएलए हैं, जी, लेकिन वहां पे इमेज इस बार जी, 2023 तक के लिए और आने वाले इलेक्शन में जो हमारा सर्वे बताता है, हमारी ये चीजें बताती है कि वहां थोड़ा सा लोगों में कुछ नाराजगी है एमएलए को लेके, उनकी अवेलेबिलिटी को लेके और उनके वर्क को लेके। इस बारे में आप क्या बताएं? देखिए, खुद मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलसल आता जाता रहता हूं, तो वहां पर जो मैंने महसूस किया, ओवरवेलमिंग सपोर्ट बंडप्पा कासिमपुर साहब के लिए मौजूद है, उनके काम की वजह से, उनके सेक्युलर प्रिंसिपल्स की वजह से, और उनकी इजी एक्सेसिबिलिटी की वजह से। हाँ, एक 5 साल का पीरियड जब गुजरता है तो कोई भी एमएलए हर एक को खुश नहीं रख सकता। पर्सनल लेवल पर कुछ लोगों के साथ में ऐसा महसूस हो सकता है कि हमको इग्नोर किया गया, अवॉइड किया गया, लेकिन ये बहुत ही मिनिस्क्यूल परसेंटेज है। ऐसी कोई ओवरवेलमिंग जो है ना एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर वहां पर नहीं है। अवाम खुश है, और अवाम मुकम्मल तौर पर बंडप्पा साहब के जो है ना फेवर में है। इसके साथ साथ बंडप्पा कासिमपुर साहब हमेशा टैलेंट को, एबिलिटी को जो है ना प्रमोट करते हैं संगठन में भी। अभी कुछ देर पहले जैसे कि हमारे फिरोज खान साहब को, एक नौजवान हरकियाती बंदा, काफी पोटेंशियल जिसमें है, उनको जो है ना डिस्ट्रिक्ट का यूथ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। और इसमें जो है ना जो अपॉइंटमेंट है, इसमें जो है ना यहां से फीडबैक लिया जाता है डिस्ट्रिक्ट बॉडी से, किसी को अपॉइंट करने से पहले। तो यहां से फीडबैक उस तरह का गया, और ये प्रमोट करते हैं टैलेंट को। तो अभी जो है ना फिरोज खान साहब को जो है ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ विंग का अपॉइंट किया गया, जिसकी मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूं, और इस बात की उम्मीद रखता हूं कि वो पार्टी को युवाओं के बीच में और ज्यादा मजबूत करेंगे। जहां तक बंडप्पा कासिमपुर साहब की बात है, वो अब की बार भी काफी कसीर तादाद से, काफी भारी मार्जिन से जो है ना इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो सब अब बात करते हैं बीदर नॉर्थ की। बीदर नॉर्थ में रमेश सोलपुर जी को टिकट दिया है, कैंडिडेट बनाया है, तो इनके कितने परसेंट चांसेस आपको कैसा लगता है कि सिटी में जो पिछले कंटिन्यूस कांग्रेस जो है यहाँ पे जो है सत्ता में रही है, कांग्रेस एमएलए रहा है, तो क्या उनको फेस करना या उनको डिफीट करना इजी टास्क होगा रमेश सोलपुर जी के? ऑफ कोर्स ये उतना इजी टास्क नहीं है, और नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सिटिंग एमएलए के खिलाफ, रहीम खान साहब के खिलाफ जो नाराजगी है, हर फ्रंट पे वो फेल हो चुके हैं, फेलवर का रिकॉर्ड, और लोग उनको जो है ना एक लीडर की तरफ नजर से देखना बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनका एक जो मिजाज है वो हमेशा आवाम के सामने आते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, मैं मजलूम हूं, मुझ पे जुल्म हो रहा है।
एक लीडर जो खुद मजलूम होकर आवाम के सामने आ रहा है, वो मजलूमों को इंसाफ कहां से यानी देगा? पब्लिक को इमोशनल करके जो है अपने फेवर में करने का एक हथकंडा अपनाया हुआ है। हाँ, वो पहले कामयाब हुआ, लेकिन अब जी। की बार आवाम उसको इस एंगल से देख रहे हैं कि जो बंदा खुद मजलूम हो, जी। वो मजलूमों की आवाज कहां से बनेगा, जी। मजलूमों की ताकत कहां से बनेगा? तो क्या रहीम खान साहब के सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं? बिल्कुल। रमेश सोलपुर बिल्कुल बन सकते हैं। वो इसलिए बन सकते हैं क्योंकि जैसे कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स वो भी इस बात का एतराफ करने लगे हैं, और एक सीनियर लीडर ने आप ही के चैनल पे ये भी कहा कि बीदर इतना बैकवर्ड है कि यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बिहार से भी कम है, बिहार से भी, जो बहुत ही जो है ना अपना कमजोर रियासत है फाइनेंशियल। जी जी जी। तो अब यहाँ के लोग इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि भाई हमने तकरीबन 60 साल तक कांग्रेस को सत्ता दी, सिर्फ चेहरे बदले, लेकिन मानसिकता वही रही, हमेशा फेलुअर, और हमारा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड ही रहा। तो लोग अब इस वक्त में चेहरा बदलना नहीं चाहते, किसी एक ही पार्टी का कोई और चेहरा नहीं। अवाम ये फैसला कर चुके हैं कि अब की बार कोई नया चेहरा जो किसी और आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखता हो, किसी और नई पार्टी से ताल्लुक रखता हो। तो जहां तक हमारे कैंडिडेट का सवाल है, ये बीदर ही में पले बढ़े हैं, ओल्ड सिटी में इनकी परवरिश हुई, इनकी वाइफ जो है ना यहाँ पे अपना सीएमसी की प्रेसिडेंट रह चुकी है, और ये बहुत ही मेहनत से पार्टी का यहाँ पर काम करते आ रहे हैं, और सेक्युलर टू द कोर। ये नॉर्थ में जो है काफी एक युद्ध जो है जनता दल में शामिल हुए थे पिछले दिनों, और कुछ लोगों की उम्मीदें भी थी टिकट के दावेदार होंगे या उम्मीदवार बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं लगता रमेश सोलपुर जी के कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद वो नाराजगी, वो चीज आपको जो है अफेक्ट करेगी पार्टी को? नहीं, देखिए क्योंकि वो बाहर से आए हुए कैंडिडेट थे, दूसरे पार्टियों से आए हुए कैंडिडेट युद्ध थे जी, तो उसका कुछ असर पड़ेगा? जो लोग भी पार्टी को ज्वाइन किए हैं, उन्होंने पार्टी की आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स और हमारे रिकॉर्ड को देखकर ज्वाइन किया है। ज्वाइनिंग के वक्त किसी से भी टिकट का वादा नहीं किया गया है, किसी से भी नहीं। एस्पिरेशंस हर एक के होते हैं, बहुत सारे लोगों के थे, वो लोग ज्वाइन किए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, और जो लोग ज्वाइन हुए पॉलिटिकली मैच्योर लोग हैं, वो इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। अब क्योंकि फिरोज खान साहब को अभी कुछ देर पहले ही जो है अपॉइंट किया गया है एज ए डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट, और फिरोज खान साहब के पीछे जो है एक बड़ा अंबार है यूथ फॉलोवर्स हैं उनके, वो खुद एक अच्छे यूथ है, काबिल है, वेल क्वालिफाइड है। इससे कितना इम्पैक्ट रमेश सोलपुर जी और हमारे इनको पड़ेगा कैंडिडेट्स को, और भी जो कैंडिडेट जनता दल के हैं? देखिए, जहां तक फिरोज खान की बात है, एक नौजवान लड़का, पोटेंशियल से भरपूर, और जिस तरह का बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, जिस तरह का फैमिली सपोर्ट है, तो इस हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी की संगठना बहुत ज्यादा मजबूत होगी, और लोगों में हमारी पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी और बढ़ेगी। रमेश पटेल साहब की कामयाबी के इम्कानात और ज्यादा ब्राइट हो गए हैं। मतलब फिरोज खान साहब के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने से रमेश पटेल साहब के लिए और बेनिफिट हो? जी, देखिए, कोई भी ताकत, कोई भी बंदा पार्टी ज्वाइन करता है, अपना कोई इन्फ्लुएंस रखता ही है। ऐसे कई लोग ज्वाइन हुए। फिरोज खान का ज्वाइन होना ज्वाइन होना और उसके बाद ये जिम्मेदारी संभालना एक एडिशनल बेनिफिट के तौर पे रहेगा, एक एडिशनल बेनिफिट के तौर पे। सीएम इब्राहिम साहब के स्टेट प्रेसिडेंट बनने के बाद जी पार्टी में क्या बदलाव हुए हैं? माइनॉरिटी के लिए उन्होंने क्या फ्रंट पे आके काम किया है? कितने पोस्ट माइनॉरिटी को दिए हैं पार्टी की हद तक, लेकिन कितने पोस्ट मिले? देखिए, सीएम इब्राहिम साहब एक जो है ना बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, एक 50 साल का सियासी एक्सपीरियंस रखते हैं। वो एक्सपीरियंस यूज करते हुए उन्होंने जिस तरह के अपॉइंटमेंट्स पार्टी में किए हैं, जिम्मेदारियां जिस तरह के लोगों को दी है, उसमें तमाम तबकात को रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है, तमाम कम्युनिटीज के लोगों को बैलेंस किया उन्होंने। और हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, और जिसे सीएम इब्राहिम साहब भी चलते हैं कि सभी के साथ इंसाफ हो, किसी के साथ अपीजमेंट ना हो। तो बहुत ही बैलेंस तरीके से जो है ना वो अपना अपॉइंटमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। एक अच्छा प्लानिंग कुमार स्वामी साहब के साथ मिलकर वो कर रहे हैं, जिससे लगता है कि रिजल्ट्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए। आगे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो हमारे मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम कुछ और नई बातों से, नए इश्यूज पे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।